एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद अस। जैसा कि आपको पता है, आपका बिहार शिक्षक 2.0 का पेपर 7 नवंबर आपकी डेट है। 7 दिसंबर आपकी डेट है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी एनसीईआरटी करवा रही हूँ। कक्षा 6 की मैंने एनसीईआरटी पूरी करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाइए मेरे चैनल पर और देखिए जाके। आपको ये पता है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी और एससीईआरटी से ही बनेंगे। आइए देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर कक्षा 7 की एनसीईआरटी का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम करवा चुके हैं सेवन्थ की एनसीईआरटी का। अब ये आपका सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्या हम लोगों का? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण ये हम लोगों का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। आइए देखते हैं प्राणियों में पोषण। पादप पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं। मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते हैं, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। आइए देखते हैं खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियाँ। आइए देखते हैं क्या क्या हम लोगों की विधियाँ हैं। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती हैं। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हमीम बर्ड पौधे का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्रणाली अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते, मतलब वो चबाते ही नहीं, ऐसे निगल ही जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हैं। तैरते हुए कुछ कणों का क्या पी लेते हैं? छान कर उनका भक्षण करते हैं। मतलब आप समझे इस बात को। यहाँ इन्होंने ये समझाया है कि जो मधुमक्खी हैं वो अपने पौधों का मकरंद चूस के ये उनका ग्रहण कर लेते हैं। मानव है जैसे मानव खाना भोजन खाते हैं, पर जंतु मानव के कुछ जंतु और मानव शिशु माँ का अपना दूध पी के ही पेट भर लेते। अजगर तो सीधे अपना भोजन शिकार को समूचा ही निगल जाता है। आइए देखते हैं मानव में पाचन। मानव मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता, इसे पचाता है तथा फिर उसका उपयोग करता है। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जा सकता है, मतलब जो नहीं पचता है वो मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है? गुदा तक जाती है। आइए डायग्राम देखते हैं हम लोग का। ये देखिए हम लोग की मुख गुहिका है और ये क्या है? लार ग्रंथि। और ये क्या है? ग्रसिका है। क्या है हम लोगों का? ग्रसिका है। आइए नीचे देखते हैं हम लोग। और ये हम लोगों का यकृत है और ये पित्ताशय है। ये आमाशय, ये अग्नाशय, ये क्षुद्रांश है और ये बृहद्रांत है और ये मलाशय हम लोग का और ये गुदा है। आइए देखते हैं इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला है मुख गुहिका। क्या है पहला? मुख गुहिका है। दूसरा है ग्रास नली या ग्रसिका। तीसरा आमाशय, क्षुद्रांश छोटी आंत, बृहदांश बड़ी आंत जो आमाशय से जुड़ी है तथा मल द्वार अथवा गुदा है आपका। नेक्स्ट आइए देखते हैं ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। कैसा होता है? क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक पित्त, क्षुद्रांश तथा विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय पाचन रस स्रावित करते हैं। पाचन रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं स्टारफिश। स्टारफिश के बारे में देखते हैं। स्टारफिश या तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु को आहार करती। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती तथा जंतु के कोमल भागों को खाती। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है।
नेक्स्ट है मुख एवं मुख गोइका। ठीक है, भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दांतों की सहायता से भोजन चबाते तथा यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते। प्रत्यक्ष दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका या सॉकेट में धंसा होता है। दांतों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। कैसी है दांतों की आकृति? भिन्न भिन्न, तथा उनके कार्य भी भिन्न होते हैं। उनकी आकृति भी भिन्न होती है और कार्य भी। इसके अनुसार उन्हें अलग अलग नाम दिए, चवर्णक, रदनक, अग्र चवर्णक और क्रंदक। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं हम लोगों के। दूध के दांत तथा स्थायी दांत देखते हैं। दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। समानतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर बने रहते हैं, तथापि वृद्धावस्था में ये प्रायः गिरने लगते हैं। आइए देखते हैं। लाल रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मांसल पेशी अंग है। कैसा अंग है? मांसल पेशी अंग है, जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती। इसका अग्रभाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मुड़ सकता है। बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं हम लोग। देखिए, ये हम लोगों के दांत दिए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं दांतों का डायग्राम क्या है। देखिए, ये हम लोगों के जो हैं, ये 2 3, ये क्या है? हम लोगों के चवर्णक हैं। ये क्या है? चवर्णक हैं। और ये भी हम लोगों के चवर्णक हैं, आगे होते हैं। ये कैसे हैं? ये हम लोगों के रदनक हैं। क्या है? रदनक। ये देखिए रदनक हैं। और ये हम लोगों के क्रंतक हैं। और ये हम लोगों के अग्र चवर्णक हैं। क्या है? अग्र चवर्णक। और ये चवर्णक हैं। आइए देखते हैं इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती। मतलब हम लोग अब जीभ की बात कर रहे थे ना, जीभ बीच में दांत आ गए, करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। कितने प्रकार का? विभिन्न प्रकार का। भोजन नली या ग्रसिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आ जाता है। ग्रसिका गले एवं बच्चे से होती हुई जाती। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। अब थोड़ा पचा हुआ भोजन आहार नली में पहुंचता है तो दीवारें सिकुड़ने और फैलने लगती हैं और इसे क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली गति कहते हैं। और यह पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भोजन को पेट के भीतर भेजता है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता है, फलस्वरूप बमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। लार एमाइलेज। आइए लार एमाइलेज के बारे में देते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। पाचन की ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, तो ये बहुत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख से ही शुरू हो जाता है। पाचन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। मुंह, गोहा तथा मुख गोहिका में दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती है। मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियां लार बनाती हैं और जीभ की मदद से लार भोजन में मिलता है। किसकी मदद से? जीभ की मदद से। लार एक प्रकार का जली तरल होता है, इसीलिए यह भोजन को हमारे मुंह में गीला कर देते हैं और उसे आसानी से निगलने में मदद करता है। एंजाइमों का स्राव कर लार ग्रंथियां रासायनिक पाचन में मदद करती हैं। किसमें मदद करती हैं? रासायनिक पाचन में। मनुष्य की लार में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलीवेरी एमाइलेज लार एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? सलीवेरी एमाइलेज कहते हैं। यह चीनी के लिए भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाता है। ये किसको पचाता है? भोजन में मिले स्टार्च को पचाता है। इसलिए स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है। लेकिन भोजन बहुत कम समय के लिए मुंह में रहता है, इसलिए मुंह में भोजन का पाचन अधूरा रह जाता है। कैसा रह जाता है? अधूरा रह जाता है। अब आइए देखते हैं अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। कैसी संरचना है ये हम लोगों की? थैलीनुमा संरचना। ये चपटा एवं यू के आकार का होता है। कैसा? यू के आकार, तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन होता है भाई? अमाशय होता है। यह एक और ग्रसिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर क्षुद्रांश में खुलता है। क्षुद्रांश मतलब छोटी आंत में। अमाशय का आंतरिक स्तर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रस स्रावित करता है। क्या करता है? पाचन रस स्रावित करता है।
श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक अस्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही ये माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आइए देखते हैं आमाशय रस के बारे में। भोजन पेट में करीब 3 घंटे तक पिस जाता है। इस दौरान भोजन और भी छोटे टुकड़ों में टूटता है और एक अर्ध ठोस पेस्ट बनाता है। पेट की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आमाशय रस गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती हैं और इनमें 3 पदार्थ होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस। ये 3 पदार्थ होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है और पेप्सिन एंजाइम बहुत छोटे छोटे कणों को बनाने के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देता है। इसीलिए प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? प्रोटीन का पाचन पेट में शुरू होता है। म्यूकस पेट की दीवारों को उसके खुद के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है, नहीं तो इस एसिड से पेट में अल्सर बन सकता है। आंशिक रूप से पचा भोजन पेट से छोटी आंत में जाता है और पेट से निकलने वाले भोजन रंध्र संकोचक पेशी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह पेशी छोटी मात्रा में भोजन की छोटी आंत में भेजती है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्षुद्रांश मतलब बड़ी आंत। क्षुद्रांत्र लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस निकलते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिने दक्षिण की ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि। यह पित्तरस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रक्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांश के नीचे भाग में पहुंचता है, अतः आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट इसमें सरल शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो। यकृत एवं आमाशय के बारे में देखते हैं। मनुष्यों में छोटी आंत भोजन के संपूर्ण पाचन यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का स्थान होती है। पित्त क्षारीय होता है और इसमें लवण होता है जो भोजन में मौजूद वसा एवं लिपिड को रासायनिक रूप से तोड़ने में मदद करता है। यह पेट से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है ताकि अग्नाशय उस पर काम कर सके। कौन काम कर सके? अग्नाशय। साथ ही यह भोजन में मौजूद वसा को छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है जिससे एंजाइम को उन पर काम करने और पचाने में आसानी होती है। अग्नाशय बड़ी पत्ती के आकार जैसी ग्रंथि होती है जो पेट के समांतर और उसके नीचे होता है। अग्नाशय रस स्रावित करता है जिसमें अग्नाशय एमिलेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज जैसे पाचक एंजाइम होते हैं। एमिलेज स्टार्च को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है और लाइपेज रासायनिक रूप से टूटे हुए वसा को तोड़ता है। छोटी आंत के दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंत रस का स्राव करती हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का अमीनो एसिड में और वसा का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में पूर्ण पाचन करते हैं। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल छोटे पानी में घुलनशील कण होते हैं। ये जो मैं भी बता रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, अच्छे से याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार पाचन प्रक्रिया बड़े और छोटे अघुलनशील भोज कणों को छोटे पानी में घुलनशील कणों में बदल देती है। भोजन का रासायनिक पाचन जैविक उत्प्रेरक जिन्हें एंजाइम कहा जाता है से होता है। नेक्स्ट है क्षुद्रांश में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांश की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं को चला
जाता है। इस विक्रम को अवशोषण कहते हैं। छिद्रांश की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहते हैं। दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घ रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। किसका जाल फैला रहता है? रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घ रोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस विक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बोहाइड्रेट एवं जल में होता है और ऊर्जा मुक्त होती। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता है अथवा अवशोषण नहीं होता है, बृहदांत में भेज दिया जाता है, यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। कभी कभी जब जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। मतलब जो खाना के कण होते हैं वो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए हिचकी आती है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कभी कभी जब जल्दी खाते हैं, मतलब कभी कभी जब हम लोग जल्दी खाना खाते हैं अथवा खाते समय बात करते हैं, हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है। आपने भी देखा होगा कि कभी कभी हम लोग जब जल्दी खाना खाते हैं तो खाना हम लोगों के फंस जाता है, इसलिए कभी कभी घुटन, और कहाँ फंस जाता है? सांस नली में फंस जाता है खाना। ये खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। मतलब जो भी हम लोगों का भोजन होता है वो श्वास नली में फंस जाता है, इसलिए ऐसा होता है हम लोगों के साथ। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है। यह ग्रसिका के साथ साथ चलती, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। मतलब जो ग्रसनी है उसमें भोजन मार्ग हम लोगों के एक ही होते हैं, और जो ग्रसिका होती है वहाँ पर ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है। आइए देखते हैं बृहदान्त्र। ये हम लोग की बड़ी आंत के बारे में बात करते हैं। बृहदान्त्र या क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं समावेशन में हम लोगों का क्या क्या दिया है। रक्त पचाए हुए और घुले हुए भोजन को शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है। मतलब जो रक्त होता है वो घुले हुए या पचाए हुए भोजन को सभी अंगों तक ले जाता है, जहाँ यह कोशिका के रूप में समावेशित होती है। शरीर की कोशिकाएं समावेशित भोजन का प्रयोग ऊर्जा प्राप्त करने के साथ साथ शरीर के विकास और मरम्मत के लिए भी करती हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अपचा भोजन यकृत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा होता है, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसका उपयोग कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है? मल त्याग। आइए मल त्याग में हम लोग देखते हैं। अनपचा भोजन छोटी आंत में अवशोषित नहीं हो सकता है, इसलिए अनपचा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत की दीवारें इस भोजन में से ज़्यादातर पानी को सोख लेती हैं और उसे ठोस बना देती हैं। बड़ी आंत का अंतिम अंग, जिसे रेक्टम कहते हैं, इस अनपचे भोजन को कुछ समय के लिए भंडार कर रखता है और अंत में गुदा द्वारा हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मल त्याग करना कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग की घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आइए देखते हैं घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है। गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतु उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे घास या चारा न खा रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी निगल कर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल या कण कहते हैं, परंतु बाद में जंतु
इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। मतलब जो भी जंतु इस प्रक्रिया को करते हैं कि भोजन को अपने कर लेते हैं इकट्ठा, फिर उसके बाद वो जुगाली करते रहते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? रूमिमेट या रोमंथम कहते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो इस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। रूमिनेंट्स में क्षुद्रांश एवं वृद्धांश के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। कहाँ अनुपस्थित होते हैं? मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, और वो जंतुओं में होते हैं, सिर्फ मतलब पशुओं जंतुओं में होते हैं। ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र, फिर भी वे किस प्रकार भोजन का अंतःग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं अमीबा में संभरण एवं पाचन। अमीबा में देखते हैं, अमीबा जलाशय में पाए जाने वाला एक कोश की जीव। सबसे पहले तो यही याद रखिए, अमीबा कैसा जीव है? एक कोश की जीव है। ये एग्जाम में बहुत बार आपका पूछा जा चुका है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धमनियां होती हैं। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, मतलब नियमित शेप नहीं होता, वो अपना जो शेप होता है वो बदलता रहता है। आइए देखते जैसे ये दिया है केंद्रक, यहाँ पर ये केंद्रक और ये इसके क्या है? खाद्य कण हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इसके पादाप या कूटपाद। ये इसका क्या है? यहाँ पर खाद्य रिक्तिका है और ये खाद्य कण है अमीबा के। आइए नेक्स्ट देखते हैं नीचे और क्या दिया हुआ है हम लोगों का। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्त निकलता रहता है, जिन्हें पादप या अर्थात कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने में भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। कौन इसको गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं? पादाप होते हैं जो वो सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाप विकसित करके उसे निगल जाते हैं। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जंतु, अब तक जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा है उन्हीं को याद रखते हुए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए जाते हैं। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताएं, भोजन अंतःग्रहण की विधि एवं शरीर में इसका उपयोग सम्मिलित है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां विभिन्न विभिन्न है। पाचन एक जटिल प्रक्रम है जिसमें अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल है। मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है हम लोगों का? आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्र, अग्नाशय से अग्नाशयी स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचन रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांश में पूरा हो जाता है। गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंथी या रूमिनेट कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतःग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निगल जाते हैं तथा रुमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल बाद पुनः मुख में आ जाते हैं और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंजाइम और अभिक्रियाएं। आइए देखते हैं एंजाइम और उनकी अभिक्रियाएं क्या है। अभिक्रिया स्थल क्या है? मुंह। अभिक्रिया स्थल क्या है हम लोगों का? है मुंह है, मुंह है। पाचक द्रव्य क्या है? लार है। अभिक्रिया कैसी? क्षारीय है और इससे निकलने वाला एंजाइम टाइलिन है। और रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी? पके स्टार्च का विलयन शर्करा के रूप में ये परिवर्तित करते हैं। अभिक्रिया स्थल आमाशय है आपका। यह पाचक द्रव्य कुछ नहीं है। अभिक्रिया अम्लीय है और एंजाइम कौन है? रेनिन है। कैसोतेजिन का कैसीन में परिवर्तन कर देते हैं। किसका? कैसोतेजिन का कैसीन में परिवर्तन कर देते हैं।
नेक्स्ट हम लोगों का आमाशय, नहीं आमाशयक है, रस है इसका, और पेप्सिन निकलता है, इसमें लाइपेज निकलता है। प्रोटीन का पेप्टोन में रूपांतरण और वसा का जल अपघटन करना होता है। छोटी आंत में आइए देखते हैं, अंतरा रस होता है, यहाँ पर अम्ल क्षारीय होता है, और 3 दिए होते हैं एंजाइम, कौन सा, एंटेरोकाइन और इरेप्सिन और सुक्रोज। अग्नाशयी द्रव में ट्रिप्सिन मुक्त करना, सभी प्रोटीन पदार्थों का अमीनो अम्ल में परिवर्तन करना, कार्बोहाइड्रेट वाले सभी पदार्थ माल्टेक्स लैक्टोज का मोनोसैकेराइड्स ग्लूकोज और लैक्टोज और लुवेलोज में परिवर्तन करते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का पक्वाशम, पित्त में, और ये क्षारीय होता है। अग्नाशयक एंजाइम की क्रिया में मदद करना और वसा को इमल्सीकृत करना होता है। आइए नेक्स्ट है, इसकी अपक्रिया स्थल क्या है, अग्नाशय है, और ये पाचक द्रव कौन सा है, रस है यहाँ पर, और ये क्या बोलते हैं, एंजाइम कौन सा यहाँ से निकलता है, क्षारीय निकलता है, नहीं सॉरी, अभिक्रिया यहाँ क्षारीय होती है, और एंजाइम यहाँ से 3 निकलते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन और पेप्टोज को पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, और एमाइलेज सभी शर्कराओं और स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन, और लाइपेज वसा का ग्लिसरीन और वसा अम्ल में परिवर्तन कर देता है। जो भी आपका ये चार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक या 2 बार आप लोग देख लीजिएगा। आपका यही चैप्टर, सेकंड चैप्टर आपका यही ख़त्म होता है। कक्षा 7th की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है ये आपका। आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक भी नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच।